लिमिट है कि भाई 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाने। जहाँ आप 80, 90, 100 पे पहुंचे, इसका मतलब आपने हद क्रॉस कर दी। अब एक्सीडेंट भी हो सकता है, पुलिस वाला चालान भी कर सकता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो जहाँ आपने अपनी हद क्रॉस कर दी, वहाँ फिर आप तैयार रहिए किसी ना किसी ऐसी चीज के लिए कि या तो कानून पकड़ेगा आपको या फिर अल्लाह पकड़ेगा आपको, दो ही काम होंगे। लेकिन कानून तो चले पकड़ लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन लोगों को भी तरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिनके जी बड़े बड़े हाथ हैं, और वो लोग कुछ नहीं कर, आई मीन बस जी लेटर चला गया और आए नहीं हाथ, हमारे वो जानने वाले तो उनका क्या करें फिर? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है माशरे की। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने को अपना फर्ज ऐन समझने लगे। प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात वसी हैं, तो हम कोई बहुत ही बस हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। आखिर कब तक, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोई 1000 साल जिंदा रहेंगे या 200 साल या 300 साल, 70, 80 बहुत हो गया। उसके बाद ये हो गया कि घर वालों दुआ करने लगेंगे अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे। वो इस पोजीशन में आ जाते हैं ना। मगर करते क्या है कि जब माशरे में हम ताकतवर होते हैं तो हम कमज़ोर को दबा रहे होते हैं। तो हर शेर के लिए सवा शेर भी आदमी ने पैदा किया अल्लाह मियां ने, हर फील्ड में है ये। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कानून से मावरा हैं। अगर हम ताकतवर हैं तो हम कानून से मावरा नहीं है। इस माशरे में आजकल सबसे बड़ा जो सेटबैक है या जो अफसोसनाक पहलू है वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ बहुत, मतलब एक अमीर आदमी को सज़ा नहीं हो रही है और गरीब आदमी को सज़ा हो रही है। बहुत सारे छोटे छोटे केसेस के अंदर हज़ारों लोग जेल में बंद हैं और बहुत सारे बड़े बड़े केसेस के अंदर लोग घूम रहे हैं बाहर। अभी आप ताज़ा केस एनआरओ देख लीजिए जो चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कितने इशू हो रहे हैं, कितने टॉक शो हो रहे हैं, कितनी बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है। मतलब वो उसके अंदर हर आदमी को ये सुबह से शाम तक ये टीवी भी देख रहा है कि अभी हुकूमत आ रही है, अभी हुकूमत जा रही है, अभी आ गई, अभी नहीं गई, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो। जिन्होंने केस उसका फायदा लिया है वो कह रहे हैं ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो कह रहे हैं पकड़ लो इनको। अपने गिरबानों में झांक कर देखना पड़ता है कि हमने क्या किया है। हमें अपने आप को भी देखना पड़ता है कि हमने क्या माशरे में जो हम जिस मकसद के लिए भेजे थे वो किया या नहीं किया। तो हम इस किस्म की कोई भी नहीं देख रहा, अब नहीं देख रहे तो उसका नुकसानात हो रहे ना, सबका है। आपके नुकसानात तो भाई ये बढ़ते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे आप अगर आप नहीं देखेंगे तो ये नुकसानात मजीद बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे और माशरे में भलाई का काम नहीं करेंगे तो नेचुरली फिर यही होगा कि आप अगर अपने आप को कानून से मावरा समझ रहे हैं तो अल्लाह कानून से कभी नहीं बच पाएंगे, वहां से पकड़े जाएंगे आप कहीं ना कहीं से। और यहाँ पे भी आप देखते हैं बहुत सारी चीजों का आपके सामने होता है कि वो मकाफात अमल का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी सोचते थे कि हम जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, शहंशाह ईरान हो गए, ये मार्कोस हो गए, फला हो गए, सद्दाम हो गए, या बहुत सारे था उससे पहले 2-4 लोग ऐसे गुजरे कि कुछ पता नहीं था। मार्कोस तो अपनी बीवी के साथ बैठा खाना खा रहा था और जब उसको भागना पड़ा, जिस उसकी बीवी के 25,000 तो सैंडल के जोड़े थे घर के अंदर, तो वो कहाँ गए सारे। शायरान को आज तक दफन होने के लिए जगह नहीं मिली, वो अभी आज तक अमानतन दफन है बेचारे। तो वो मतलब सूरत हाल तो ये है कि जब इंसान ताकत के नशे में, ये कुर्सी का नशा ना बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा। ये इस नशे के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर इस कुर्सी का नशा जो है ना वो ताकत का नशा होता है। और ताकत के नशे में जब आदमी बहकता है ना तो फिर उसके लिए संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही कंट्रोल चाहिए होता है कि उस नशे में आप अपने आप को कंट्रोल करें। नशा इसीलिए आराम किया ना अल्लाह मियां ने, उस नशे में फिर वो सब भूल जाता है, रिश्ते नाते कानून सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो आज हम मतलब आज चाहे वो मालिक मकान नशे में हो या किराएदार नशे में हो, तो दोनों नशे में कि जी हम मालिक हैं, किराएदार इसमें कि मैं बदमाश हूँ, तो ये नहीं, ऐसा नहीं। कैसे कब्जा करता हूँ। और जब हम दोनों को ये देखते हैं कि अगर वो दोनों इस्लाह की तरफ जा रहे हैं और दोनों जैसा आपका पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, तो फिर तो झगड़ा होगा ही नहीं। फिर काहे का झगड़ा होगा, फिर तो वो आपस में बैठेंगे, रिकंसिलिएशन कर लेंगे। मगर जो आपने जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ की बात की है ना, कि जो ताकतवर लोग हैं, आनी हाथ वाले लोग हैं और ये जैसी चीजें हो रही है, इस वक्त सबसे बड़ा माशरे का सेटबैक यही है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो रही है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होंगी ना। लेकिन तालीम नहीं है और इंसाफ नहीं है तो माशरे तबाह होते हैं। तालीम नहीं हो रही है आपके यहाँ प्रॉपर, वहाँ वो भी दोहरा तेरा निजाम है यहाँ पे, और इसी तरह से ये इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे भी दोहरा तेरा निजाम है कि हमारे पास लॉ सारे मिलते हैं, तमाम कानून है, आपके यहाँ तमाम कानून है और साथ साथ आपके ऊपर
दीन का भी एक कानून लागू है जो सबसे बड़ा कानून है। लेकिन अब फिर वो तो हमारा फर्ज बनता है ना, फिर तो ये एक अवाम का फर्ज बनता है कि वो उस लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो हमारा कसूर है फिर सीधा सीधा। हम इतने आराम से बैठ करके जी अपने स्टेट को ब्लेम कर जाते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम अपने इश्यूज नहीं देख रहे होते, हम अपने आप को नहीं देख रहे होते हैं। वही वाली बात है, हम इंसान ही सही से नहीं होते। प्रॉब्लम गवर्नमेंट को तो आप जब ब्लेम करें कि आप खुद तो ठीक हो, मतलब गवर्नमेंट को तो हर एक आदमी ब्लेम करे, चले ठीक है जी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट ने फला कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट, मगर हर आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करप्शन कर रहा है। जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करप्शन कर रहा है। एक सब्जी वाला है, वो अगर उसको बेचना चाहिए 50 रुपए किलो, अगर वो 100 रुपए किलो बेच रहा है तो वो अपनी करप्शन कर रहा है ना। दुगना चुगना मुनाफा खाने को अल्लाह ने मना किया, तो उसका कुरान करीम में कि दुगना चुगना मुनाफा मत खाओ, तो अगर आप दुगना चुगना मुनाफा खा रहे हो तो वो एक करप्शन है। तो मतलब हर हिसाब से एक सिग्नल तोड़ रहा है, उसकी वो करप्शन है, जिसकी जो लिमिट है। बात मेरे माइंड में आ रही है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से नहीं होता ये कि अगर किसी का एक कमरे का घर है या किसी का 2 कमरे का घर है और वो किराए पे देना चाह रहा है, तो उनके कोई रेट्स फिक्स होते हैं कि जी एक कमरे का घर? रेट कहीं फिक्स नहीं है, एरिया वाइज किराया है यहाँ पे। रेट कहीं नहीं है, होटल तो है नहीं, मतलब या गेस्ट रूम नहीं है। अब लोगों ने गेस्ट हाउसेस बना दिए, वहाँ पे टैरिफ कहलाता है कि टैरिफ होता है कि जी ये है, होटल में रेट फिक्स होते हैं। मकान का तो ये सूरत हाल है कि भाई आपको डिफेंस में चाहिए तो ये किराया चल रहा है, अगर एक कमरा भी है तो एक कमरे का किराया ये चल रहा है, एरिया वाइज चलता है ना कि भाई एक कमरे का किराया 10,000 रुपए चल रहा है। और अगर वही घर आप लेने जाते हो फेडरल बी एरिया में या औरंगी टाउन में लेने चाहते हो तो वहाँ 2,000 रुपए मिल रहा है, और वही काम आप डिफेंस में आगे करना चाहते हो तो पता चला 12,000 रुपए मिल रहा है आपको। ये फर्क है एरिया का। ठीक है, एरिया के हिसाब से रेंट होते हैं, एरिया के हिसाब से वैल्यू, प्लॉट वैल्यू और मकान वैल्यू तो हो सकता है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद और डिफेंस की एक ही हो, मगर रेंटल वैल्यू जो है थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि हाँ, जो जब आजकल के जो हालात बनते हैं कि जी स्ट्राइक हो रही है, हंगामे हो रहे हैं, फला हो रहा है, तो साउथ के एरिया में जरा कम होते हैं, तो लोग प्रेफर ये करते हैं कि वहाँ से बेच के लोग इधर साउथ के एरिया में आके रहना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ रेंट बढ़ गए। अब यहाँ पे छोटे से छोटा फ्लैट भी जो है 2 बेडरूम का फ्लैट लेने आप जाओ तो वो कम से कम 16 से 18 से 20,000 रुपए मिल रहा है आपको, और 20,000 वो हो गए, फिर बिजली का बिल दो, उसके बाद मेंटेनेंस दो, और उसके बाद गैस का बिल दो, तो वो तब 20-25,000 रुपए में वो एक फ्लैट पड़ रहा है आपको। तो मतलब वो उसकी रीजन यही है कि एवरीबडी वांटेड टू शिफ्ट इन द पीसफुल एरिया, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ पीस, वो सलामती की तरफ जाना चाहता है कि वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, हमारा टाइम भी बिल्कुल खत्म हो गया, तो आप जरा आज का एक इन राइट्स को फिर से एक दफा रिकैप कर दीजिए। जी बिल्कुल, हाँ, क्या राइट्स हैं, क्या लॉज हैं? देखिए दोनों के राइट है, मालिक मकान के भी राइट है, किराएदार के भी राइट है, मगर सूरत हाल ये है कि आप एग्रीमेंट को प्रोफेशनली लिखवाया करें और अपने जो राइट है उसके अंदर पूरी तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, किराएदार भी तहफ़्फ़ुज़ करे, मालिक मकान भी तहफ़्फ़ुज़ करे। जैसे किराया बढ़ने का भी एक कानून है कि 2 साल के अंदर 10% आप बढ़ा सकते हैं, वो एक कानून फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद ये जो किराए के अंदर आप कहेंगे फलां टाइम में खाली करेंगे, 1 महीने का नोटिस देंगे, तो उसको जितने जो चीज़ें हैं आप वो फॉलो करें। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो क्लॉज होता है तो उसमें इसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसे कहेंगे एक आदमी राज़ी है और एक आदमी राज़ी नहीं है। मालिक मकान का राइट है कि अगर वो चाहे और वो राज़ी नहीं हो रहा है तो फिर आपको खाली करना, आप उससे टाइम ले लीजिए, टाइम मांग लें कि जी हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम इसको खाली कर लेंगे। मतलब उस फिसाद को कोर्ट में जाने के बाद और आप कोर्ट में किराया जमा कराएं 6 महीने के बाद भी तो आपने खाली करना है। इन द मीन टाइम आपके घर में टेंशन बहुत हो जाता है, उस टेंशन को अवॉइड करें कि मतलब जाहिर है वो एक दुश्मनी सी हो जाती है ना, खुदा न खास्ता कोई जवान बच्चे हों और उनका खून ज्यादा गर्म हो, कोई और ज्यादा झगड़ा हो जाए, तो इन चीजों को बचे। क्योंकि पड़ोसियों के हक, जैसे मालिक मकान और टेनेंट एक दूसरे के पड़ोसी भी होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बहुत बताए। तो आप उन हुकूक के हिसाब से कि सहाबा किराम फरमाया करते थे कि हम ये समझते हैं कहीं विरासत में हिस्सा ना हो जाए, इस हद तक की बात हो गई। तो आप अब ये सोचें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें पड़ोसी के इतने हुकूक बताए, चाहे वो मेरा किराएदार हो चाहे वैसे पड़ोसी हो, तो वो उसका एक हक है, मालिक मकान को उसका हक समझना चाहिए और किराएदार को ये समझना चाहिए कि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक है, बड़ी मेहनत से इसने बनाई है, तो नेचुरली वो उसके राइट को समझ ले। मगर प्रोफेशनली अंदाज में एग्रीमेंट जरूर करें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है किसी भी मायदे को लिख लिया करें, तो ये फाइनेंशियल मायदा है तो इसे लिख लिया करें। ठीक है जी, और लड़ाई झगड़ा खत्म करें, पानी वानी बंद करना खत्म करें, और हम लड़ाई माफ करें, लड़ाई माफ करें। अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह घर साफ। अच्छा जी, और जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता होगा, बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि जिनकी बहुत दोस्तियां हैं और बहुत अच्छे रिश्ते नाते हो जाते हैं, मतलब शादियां इंटर मैरिजेस हो जाती है, बहुत वो खाला मामू
ہوتا ہے نا کہ یہ بہت اچھا سسٹم بھی ہوتا ہے, تو ہم صرف کرٹیسائز نہیں کریں, ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ روشن صاحب کہ آپ آیا, ہمیں لوگوں کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتایا, سمجھایا ان کے رائٹس کے بارے میں. ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے شو پہ جو ہے وہ ایک فارنر, ایک باہر سے ایک لیڈی آئی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک صاحب ہیں جو ان کو پٹانا چاہ رہے ہیں. تو کس طرح سے پٹائیں گے آپ کو بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو ہمارے شو صبح بخیر وائف کے ساتھ میں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائف کے ساتھ میں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب کی صبح اچھی جائے گی, اور واقعی ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ملتا جس طرح جناب سے ہنسی خوشی, اتنی خوبصورت زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہی دفعہ یہ ہمیں زندگی ملتی ہے, ہمیں ہر دن کو انجوائے کرنا چاہیے, ہر دن کو خوشی سے منانا چاہیے. اور میں ایک اور بات آپ لوگوں سے ہمیشہ کرتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پورے دن میں ایک لمحہ ضرور ایسا ملتا ہے جس میں آپ تھوڑے سے خوش ہوتے ہیں, تو اس خوشی کو بہت ہی زیادہ خوش ہو کر کے فیل کیا کرے, ٹھیک ہے. اور ایک اور خوشی کی بات, کل ماشاءاللہ ہم نے جی اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ جیت لیا ہے, تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی نہیں تو بہت بڑی بات ہے, تو اس طرح کی باتوں کو بھی خوب سیلیبریٹ کیا کریں, ان باتوں کو بھی ڈسکس کیا کریں, کیونکہ ظاہر ہے اب ہماری ٹیم بہت سالڈ ٹیم ہو گئی ہے, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی ٹیم پہ کہ وہ کتنی محنت کر کے ماشاءاللہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں. کل میرے خیال سے گل نے جو ہے وہ 4 وکٹس لی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, اور اجمل نے جو ہے وہ 3 وکٹس لی ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, میں نے بریک سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک صاحبہ ہیں جو امریکہ سے یہاں پر آئی ہیں اور شادی کرنے آئی تھیں. چیٹنگ ان کی ہوتی رہتی تھی آپس میں ان صاحب سے, وہ ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے. لیکن سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی تھی, اور لیکن جب یہ یہاں پر آئیں تو ان کو کچھ اور ہی ملا, ٹھیک ہے نا. لڑکا بڑا اسمارٹ ہے, لڑکا بڑا اچھا ہے, آرام سے لڑکی کو جو ہے نا وہ پٹا سکتا ہے, لیکن اس کی صرف ایک پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ توتلا ہے تھوڑا سا نا, تو جس کی وجہ سے اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی ہم بالکل فائن فٹ فاٹ. ہاؤ یو بیبی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے, آپ تو اتنی اچھی اردو بولتی ہیں. ہم ان کی محبت میں اردو سیکھا, مگر یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کرا. یہ آپ کے ساتھ چیٹنگ تو کرتے تھے؟ چیٹنگ بھی کرتا تھا. چیٹنگ بھی کرتا تھا. چیٹنگ ہم کو یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ ہم سے چیٹنگ کرا. کیا ہم چیٹنگ یہ کرا, سب سے پہلے جو ہم آپ کو یہ بتائے گا کہ ہم ہمارے خواہ میں ہماری ان سے ہیلو ہوا, اور اس کے بعد ہم ان سے بات کرا, بہت ساری چیٹنگ پہ باتیں ہوئی. یہ ہم کو اپنے بارے میں جو کچھ بتاتا تھا سب رانگ تھا. اچھا, اس کے بعد ہم یہاں آیا اس سے شادی بنانے کو. ہم نے کہا ہم اسے میرج کرے گا, اور یہ لڑکا بہت اچھا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. کہتی ہیں آپ تیت ہے نا؟ اچھا یہ پرابلم ہے, میں سمجھ گئی. یہ پرابلم ہے. آپ دیکھو یہ چھوٹلا بولتا ہے, ہم کو چھوٹلا سمجھ نہیں آتا ہے. آپ کو کیسے بتائے گی توتلا بولتا ہے؟ جب ہم یہاں آیا اسے ملنے کو آیا, ہم اس کو بولا کہ ہم پاکستان آ رہا ہے تم سے ملنے کو. ہم پاکستان آیا, ہم اسے ملا, ہم اس کو ہیلو ہائی کرا. اس نے جو جواب دیا ہم کو سمجھ نہیں آیا. اس نے کہا تم انگریز ہے, ہم انگریزی سیکھنے کے ایکشن میں یہ چھوٹلا ہو گیا. اچھا کیا ہوا تھا مجھے بتائیے ذرا. میں اتنے تیت بات کر رہا ہوں, دیتی ہے میری بات سنیے. اتنے میری دوستی ہوئی ہے تیت تلا تین سے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہاں سے چلتا تھا کمپیوٹر پہ, یہ وہاں سے چلتی تھی کمپیوٹر پہ, ٹھیک ہے. یہ تین دو تھی لئی. اب یہ تیری زبان تھی اتنی ہے بھائی, شادی ہو جائے تھی تو بات نہیں چلیں دے, کمپیوٹر لگ دیں کمرے میں, وہیں پہ تین کرتے لے دے, ایک دوسرے تو پیدامات تو ہے تین کے دیتے لے. لیکن آپ نے یہ بتایا نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, آپ کو بتانا چاہیے تھا ان کو. بیچاری وہاں سے یہاں پر واپس آ گئی ہیں. تو کیا میں نے تو اتنا کہا, میں نے تو لے جل, میں تتے بڑے اچھے نہیں لگا لیتا ہوں. اچھا نا تتے بڑے اچھے. یہ آپ ڈاگیز کی بات کریں, اندلے خود نہیں نہاتے, تتے نہ لاتے. اچھا میں تتے نلا دوں گا تمہارے, مجھے لے تو لو. پاکستان سے حالات تیت نہیں ہے. نہیں پاکستان کے حالات ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اب تو آپ بتائیں آپ کو ہمارا پاکستان کیسا لگا؟ ہم کو پاکستان کیسا لگا ابھی تک نہیں پتا. ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم بولا چلو ٹھیک ہے تم ہم سے چیٹنگ کرا, ہم یہاں آ چکا ہے, لیکن ہم کو کم از کم ایٹ لیسٹ تم پاکستان گھما دو, ٹھیک ہے. یہ ہم کو بولا ٹھیک ہے ہم تم کو پورا پاکستان کی سیر کراتا ہے. ہم نے کہا چلو. اس نے کیا کیا, ایک چیپل پہ میٹ بچھایا, نقشہ پاکستان کا, اس کی طرف ہم کو 4 چکر لگا دیا.
सावन शक्कर, you know। उसके बाद हमको बोला कैसा लगा आपको हमारा पाकिस्तान? हमने कहा ये पाकिस्तान बस इतना ही है, 7 शक्कर में खत्म हो जाता है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत, आपको देखना चाहिए। मैंने ठीक किया, इतो नत्ता लत्ते घुमा दिया, इतना टाइम भी बच दिया, इतना खर्चा भी बच दिया। इनसे जो बल्ले बल्ले अंग्रेज हैं वो नत्ता लत्ते कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत पे तब्दा करना, इज्जत पे तब्दा करना।